मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट बताएंगे एक बार, स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है? कहां कहां तक? तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम पढ़ रहे थे और अब बोर्ड पर ही देखें इकोलॉजिकल पिरामिड्स, और यहां पिरामिड ऑफ बायोमास हमने लास्ट में पढ़ा था। और यहां पर बेटा आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है। क्या कह रहा है? ये क्या होती है लिप कैटेगरी, किसको कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, बस अच्छा। तो जितना भी आपने इकोलॉजिकल पिरामिड में पढ़ा है, ये लगा देखो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगाना, जोर क्यों लगाना है? अब तक बेटा हमने जो कुछ भी कहा उसकी बेसिस पे कह दीजिए कि मोस्ट ऑफ पिरामिड्स आर अपराइट, लेकिन दो जगह पर आपने यहां इन्वर्टेड को पढ़ा था, जैसे ट्री नंबर और एक्वेटिक बायोमास। हाँ बेटा, दो जगह पर हमने इन्वर्टेड पढ़े, ट्री नंबर और एक्वेटिक बायोमास। हम ऐसा कहें तो भी कोई गलत नहीं है कि पिरामिड ऑफ नंबर, pyramid of number represents biotic potential। 1,00,000 ग्रास, 100 रैबिट, 10 भेड़िए, 1 लायन। सबसे ज्यादा बायोटिक पोटेंशियल किसका, सबसे कम किसका? कैसे पता लगा? यही कहा, पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट्स बायोटिक पोटेंशियल। पिरामिड ऑफ एनर्जी, pyramid of energy represents productivity, और pyramid of biomass represents standing crop। ओहो, एक नई टर्म आ गई, स्टैंडिंग क्रॉप। आप कहें सर स्टैंडिंग क्रॉप किसे कहते हैं, तो मेरा सीधा आंसर होगा बायोमास को कहते हैं। फिर आप कहेंगे कि सर बायोमास कहना क्या गलत था, जो एक नया नाम दे दिया स्टैंडिंग क्रॉप? बायोमास कहना भी तो सही होता है, फिर नया नाम क्यों? और नया नाम आया है तो कुछ तो फर्क होगा, कोई तो बात है। चलिए समझते हैं बेटा, स्टैंडिंग क्रॉप। यहां सिंपल डेफिनेशन है, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग 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 ऑर्गेनिक मटेरियल।
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। बेटा आप बच्चे जानते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है उसकी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्या वहां इन ऑर्गेनिक मिनरल भी होता है? अच्छा बताओ, जल्दी से बताओ, ये ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मिनरल और ऑर्गेनिक दोनों रखता है, किसका अमाउंट ज्यादा है? तो जब मैं इस ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करूंगा तो किसको ज्यादा वेटेज दूं? दिया है, वेटेज दिया है ऑर्गेनिक मटेरियल, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर टाइम में है, उसी को आप स्टैंडिंग क्रॉप के नाम से पुकारते हैं। जैसे आपकी क्लास मेरे पास एक बहुत अच्छा यूनिट एरिया है और मैंने आपसे कहा कि अभी अभी मेरे सामने 200 स्टूडेंट की स्टैंडिंग क्रॉप है। अगर मैंने 200 करके बोला है तो स्टैंडिंग क्रॉप को नंबर में बताया है, 200 करके बोला तो स्टैंडिंग क्रॉप को नंबर में बताया है। अगर मैं आप सारी क्लास का वजन ले लेता हूं तो यहां क्लास का मास आ जाता है और इस मास को कहते हैं बायोमास। सीधी बात है, स्टैंडिंग क्रॉप को नंबर में भी देख सकते हैं, मास में भी देख सकते हैं, और जब मास में देखते हैं तो बायोमास कहते हैं। और तो स्टैंडिंग क्रॉप नंबर से भी देखी जा सकती है, कितने टोटल वहां जिंदा है वो नंबर आपने बताया, तो नंबर से भी देख सकते हैं और मास से भी देख सकते हैं। मास देखा, उसी को क्या कहेंगे? बायोमास के नाम से पुकारा जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपके क्लास का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास, और यहां हमने कहा कि अभी अभी मेरे सामने 200 बच्चों की स्टैंडिंग क्रॉप यहां पर है, 200 स्टूडेंट मैंने नंबर में बताया। अब यार एक एक करके सबको वजन करना तो भारी पड़ेगा, तो मैंने रैंडमली 4 बच्चे सेलेक्ट कर लिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। चारों बच्चों को बाहर बुलाया और यहाँ पहले वाले का वजन ए, दूसरे का बी, नेक्स्ट सी, और उसके बाद में डी, डिवाइड बाई 4। पता लगा कि आपकी क्लास का एवरेज 100 केजी आ रहा है। बेटा समझ जाओ कौन कौन गया होगा। अगर ऐसा है तो यहां पर 100 केजी पर स्टूडेंट, 100 केजी पर स्टूडेंट बेटा यहां पर आ रहा है। और मैं कह सकता हूं कि अभी अभी मेरे सामने 20,000 किलोग्राम की स्टैंडिंग क्रॉप बैठी है। क्या ये फ्रेश है बेटा? अगर मैं, किसी बच्चे को फ्रेश होने में शक है क्या? अच्छा, अगर मैं आप सबको सुखा दूं तो जो यहां पर बच रहा है वो ड्राई वेट की फॉर्म में आ जाएगा। बायोमास फ्रेश भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है, दोनों तरह से लिया जा सकता है। और अब तो मैंने नोटिस बोर्ड पे बाहर लगा दिया 100 केजी पर स्टूडेंट, क्योंकि आपकी फ्लोर पे जितने भी क्लासेस लगी हुई हैं सबके इंडिविजुअल लगभग बराबर के हैं। और अब तो मुझे पास वाली क्लास में जाने की जरूरत नहीं, मैं काउंटर पर्सन से पूछता हूं कि इस वाली क्लास में कितने बच्चे आए हैं, उन्होंने कहा कि 150। अच्छा, 15,000 किलो आया होगा। समझ पा रहे हैं क्या आप? हम कर सकते हैं क्योंकि बराबर के इंडिविजुअल यहां पर है। लेकिन अगर मैं एक स्कूल में चला जाऊं जहां एक क्लास में नर्सरी और एक क्लास में 12th क्लास बैठी है, तो क्या वहां ऐसे कॉमन नोटिस बोर्ड पे लगा पाएंगे? नहीं बेटा, वहां तो अलग अलग जाकर ही आपको बायोमास लेना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब समझ जाइए, स्टैंडिंग क्रॉप में नंबर तभी काम आते हैं जब बराबर के इंडिविजुअल हो लगभग। अरे छोटा, बहुत छोटा और बहुत बड़ा है तो असली वेटेज तो बायोमास को ही है।
असली वेटेज तो बायोमास को ही है। तो मुझे आंसर सही और सटीक मिलना चाहिए दूर दूर तक के बच्चों का। 1 लाख चींटियां, एक एलिफेंट, किसकी स्टैंडिंग क्रॉप ज्यादा? एलिफेंट, क्योंकि उसके पास लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा, उसके पास बायोमास ज्यादा, तो उसकी स्टैंडिंग क्रॉप ज्यादा। मेरा ये कहना जरूरी था आपसे, वरना आप लोग मुझसे बाहर आके कहते कि सर आपने कहा कि स्टैंडिंग क्रॉप को नंबर से भी देख सकते हैं, तो क्या पिरामिड ऑफ नंबर भी स्टैंडिंग क्रॉप है? ना। अरे नंबर तो तभी काम आते हैं जब लगभग बराबर के इंडिविजुअल हो। असली वेटेज तो बायोमास को ही दिया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आप यहां पर ट्रॉफिक लेवल बेसिस पर भी देख सकते हो, जैसे कि ग्रास, रैबिट, वुल्फ, लॉयन, T1, T2, T3, T4। जैसे यहां पर बेटा 120 किलो की घास थी, तो T1 की स्टैंडिंग क्रॉप 120 kg। यहां पर बेटा 80 किलो का रैबिट है, 60 किलो का भेड़िया है और 20 किलो का लॉयन है। तो सबका अपना अपना, हर एक ट्रॉफिक लेवल का अपना अपना यहाँ पर स्टैंडिंग क्रॉप रिप्रेजेंट हो रहा है। एक पर्टिकुलर स्टैंडिंग क्रॉप आ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पर। बेटा टाइम और एरिया का बड़ा इंपॉर्टेंस है यार। हो सकता है कि एक ग्रासलैंड है और एक फॉरेस्ट है, क्या दोनों की स्टैंडिंग क्रॉप एक जैसी है? नहीं, कहां की ज्यादा है? फॉरेस्ट की। एरिया से बड़ा फर्क पड़ता है। आपके क्लास पास वाली क्लास की स्टैंडिंग क्रॉप एक जैसी नहीं है। टाइम का बड़ा फर्क पड़ता है, टाइम के हिसाब से भी स्टैंडिंग क्रॉप बदलती है। जैसे मॉर्निंग में आपके रूम की स्टैंडिंग क्रॉप और इवनिंग में बदलती है बेटा। जैसे हो सकता है कि मॉर्निंग वालों की स्टैंडिंग क्रॉप आपसे ज्यादा ही होगी, क्योंकि मॉर्निंग वाले कह रहे थे कि आपकी कम है, तो इसलिए आज मैंने वहां पढ़ाया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि शाम वालों की कम है सर हमसे। अब उन्होंने देखा होगा यार कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा भी उनसे यही बात, मैंने कि बड़ा ध्यान रखा बेटा आपने ये तो। तो याद रखें। हाँ बेटा कहा, मैंने कहा, चिंता मत करो, कहा। और कुछ तो नहीं कहना ना? अच्छा ठीक। तो याद रखो, टाइम के साथ स्टैंडिंग क्रॉप बदलती है, एरिया के साथ भी स्टैंडिंग क्रॉप बदलती है। टाइम के साथ, अरे सीजन के साथ स्टैंडिंग क्रॉप बदलती है। पतझड़ है, स्टैंडिंग क्रॉप कम हो जाएगी। अरे बसंत है, स्टैंडिंग क्रॉप बढ़ जाए। तो टाइम के साथ और एरिया के साथ स्टैंडिंग क्रॉप पे फर्क पड़ता है। जिस दिन ये मर जाएगा, रुक जाओ पहले मरने दो। हाँ, जिस दिन ये मर जाएगा दो बातें होगी। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, और यहां पर साथ के साथ इनऑर्गेनिक मिनरल भी रिलीज हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल्स, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका, जो भी है, कितना पर्टिकुलर टाइम पर किसी एरिया में आ गया, वो वहां की स्टैंडिंग स्टेट कहलाती है। स्टैंडिंग स्टेट के नाम से पुकारेंगे। कितना इनऑर्गेनिक मिनरल पर्टिकुलर टाइम पर सॉइल में है, वो वहां की स्टैंडिंग स्टेट कहलाती है। कितना लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर्टिकुलर टाइम पर है, स्टैंडिंग क्रॉप कहलाती है। हाँ, क्वेश्चन आ रहा है, सब बच्चों का आंसर सही और सटीक होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ऑप्शन सुन के आंसर देना है आप। स्टैंडिंग क्रॉप में इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बोथ। गजब, बोथ। क्योंकि किसी की बॉडी से इनऑर्गेनिक हटा के कैसे देखेंगे रे हम? बेटा बोथ ऑप्शन में नहीं है।
ओहो, ऑर्गेनिक, क्योंकि वेटेज उसी को देना है। स्टैंडिंग स्टेट में इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोथ। गजब हो गया, कुछ कर ही गुजरोगे अगर ऐसा है तो वहां इनऑर्गेनिक आएगा, लेकिन अगर स्टैंडिंग क्रॉप पूछे तो बोथ का ऑप्शन है, तो बोथ आपका आंसर हो जाएगा। बायोमास, हाँ, फ्रेश और ड्राई दोनों में ले सकते हैं। ज्यादा अच्छा तो ड्राई ही है, ज्यादा अच्छा ड्राई है। एनसीईआरटी भी यही लिख रही है, आप देख सकते हैं पत्ता नंबर 247। क्योंकि फ्रेश वेट तो रेगुलर बदलता रहता है, सही बात है। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 247, हर एक बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। पेज नंबर 247 आप देख सकते हैं बेटा। ईच ट्रॉफिक लेवल मिला क्या? सेकंड पैराग्राफ देख रहे हैं ऊपर से। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम called as the standing crop. The standing crop is measured as the mass of living organism or the number. आ रहा है बेटा? In a unit area, the biomass of a species is expressed in a term of fresh or dry weight. Measurement of biomass in term of dry weight is more accurate. Why? समझा देंगे आप? Constant रहता है, इसलिए हम कहेंगे कि more accurate है। फिर क्वेश्चन आ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका आंसर है थर्ड। जब ट्री नंबर होगा तो ट्री का नंबर 1 एक ही होगा बेटा, कह चुके हैं आपसे। ये एक्वेटिक बायोमास है। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 248, सबसे नीचे वाला पिरामिड देखो, यही है जो मैंने बनाया। और उसके नीचे पढ़ लो बेटा, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन को सरवाइव करवा देती है। कैसे करवा देती है? फिर वही बात, मल्टीप्लीकेशन पावर ज्यादा, केवल नंबर ज्यादा मत कहा करो। एक बार नंबर ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? क्या बार बार होना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन पावर ज्यादा।
नेक्स्ट, लिमिटेशंस या डीमेरिट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। पहला, दो तो आप जान ही चुके हो, फूड चेन को लेकर पिरामिड बनाए, फूड वेब नहीं लिया, नहीं चलेगा, फूड चेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सैप्रोफाइट और डीकंपोजर्स नहीं लिए हैं यहां, गलत बात। ये तो असेंशियल पार्ट है इकोसिस्टम का। यहां ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड नहीं किए जाते जो मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं। इनको आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स में नहीं रखते हैं। जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट, थर्ड वाली डीमेरिट लिमिटेशन समझने वाली है, एक बार सुनेंगे आप। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, स्पैरो, स्मॉल फिश, इंसेक्टिवरस प्लांट, जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे है, उन्हें हम इकोलॉजिकल पिरामिड में नहीं रखते। दोबारा सुनो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, उन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड में कंसीडर करते हैं। एक बार में एक ट्रॉफिक लेवल, और उनकी दोनों ट्रॉफिक लेवल एक ही पिरामिड में नहीं आ सकती, ऐसा कहा जा रहा है। हम स्पैरो को एक पिरामिड में या तो प्राइमरी कंज्यूमर बना दो या तो सेकेंडरी बना दो, दोनों एक साथ नहीं बनेंगे। इंसेक्टिवरस प्लांट को या तो प्रोड्यूसर बना दो या सेकेंडरी कर। सीधी बात, फूड चेन है, वेब नहीं है। हाँ, अरे चेन में तो एक जगह एक बार में एक ही जगह पे आएगा रे यार। अगर आपने स्पैरो को एक ही पिरामिड के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों बना दिया, तो ऐसा लग रहा है कि स्पैरो स्पैरो को खा रही है। हाँ, कैनाबलिज्म एक्सेप्शन हो, कैनाबलिज्म एक्सेप्शन है, मान लिया मैंने, लेकिन हम एक्सेप्शन को पढ़ेंगे कि जनरल को पढ़ेंगे? क्योंकि हम पहले, अगर ऐसा है तो उसके हिसाब से तो यही कहना पड़ेगा कि इसको कंसीडर नहीं कर सकते। एक बार में एक, बस एक बार में एक, दोनों एक साथ नहीं बेचा, क्योंकि फूड चेन है, वेब नहीं है। तो इस तरह से इकोलॉजिकल पिरामिड कंप्लीट है। और अब बात आगे बढ़ रही है। यहां तक की बात पक्की है ना? बात पक्की हो तभी आगे बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी, बोर्ड पे देखें,
प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? प्रोडक्टिविटी देखो बेटा, रेट ऑफ बायोमास, न्यू बायोमास फॉर्मेशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर कितना नया बायोमास बन गया, वो उस एरिया की प्रोडक्टिविटी है। जैसे मान लो रे, हमारे पास एक एरिया है जहां टोटल बायोमास 50 किलोग्राम का है। एक साल बाद 60 किलोग्राम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में 10 किलोग्राम नया बना है। ये 10 किलोग्राम उस एरिया की प्रोडक्टिविटी है जो नया बना है। हो सकता है इसमें से 7 प्लांट ने बनाया, हो सकता है कि 2 एनिमल ने बनाया, हो सकता है कि एक माइक्रोब ने बनाया। केवल प्लांट ने कितना बनाया? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अरे केवल एनिमल माइक्रोब ने कितना बनाया? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सबने मिला के कितना बनाया? एरिया की प्रोडक्टिविटी। बात पहुंची? प्रोड्यूसर लेवल पे प्रोडक्टिविटी क्या कहलाती है? कंज्यूमर लेवल पर क्या कंज्यूमर सिर्फ एनिमल होते हैं? कंज्यूमर तो मैक्रो भी है तो माइक्रो। तो एनिमल माइक्रोब ने कितना बनाया उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के नाम से पुकारते हैं बेटा। ठीक, तो प्रोडक्टिविटी को 2 तरह से डिवाइड किया जा रहा है। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी होती है और ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोड्यूसर लेवल पर अगर है तो प्राइमरी है और कंज्यूमर लेवल पर है तो सेकेंडरी है। इसे आगे और डिवाइड करेंगे हम। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम आगे डिवाइड करते हैं जीपीपी एंड क्या है जीपीपी? ग्रोस प्राइमरी। क्या है एनपीपी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी एनपीपी दोनों में इसको डिवाइड किया जा रहा है। ये ग्रोस भी है, ये नेट भी है। सही है। इसको हम समझेंगे कि जीपीपी किसको कहते हैं, एनपीपी किसको कहते, लेकिन उसके पहले ये कह दीजिए कि प्रोडक्टिविटी को हम मास और एनर्जी दोनों में देख सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं किलोग्राम ग्राम तो मास और किलो कैलोरी जूल तो एनर्जी हो जाएगा। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यूनिट टाइम, यूनिट एरिया, टोटल जितना बना वही तो प्रोडक्टिविटी है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर? बेटा यहां यहां देखो, यहां जिन जिन बच्चों के पास पुरानी है वो ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी
वो बच्चे ध्यान देंगे पत्ता 2 4 3 पर। वहां जिनके पास पुरानी है विषय, अब तक तो समझ गए होंगे ना किन किन के पास पुरानी है, पता लग गया होगा। वहां पर कुछ ऐसा लिख दिया गया है, मीटर गायब है बीच में से, एम गायब है, मिस प्रिंटिंग है, तो सही कर लेना। वैसे नई वाली में तो सही होके आ गया है, लेकिन जिनके पास ऐसा लिखा है वो सही कर लेना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पुरानी है कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलतियां हैं ठीक करेंगे, ऐसे बदलते नहीं है। बदलने में तो टाइम लगता है बेटा, ये बात तो अच्छा, इतना भी नहीं लगता रे। तो फिर आओ समझ लेते हैं कि क्या है जीपीपी, क्या है एनपीपी। बस अब बोर्ड पे देखना है, आराम से बात को समझना है बेटा, हो जाए। ये रहे यूनिट एरिया के प्रोड्यूसर। T1 मैंने एक ट्री से रिप्रेजेंट किया है, हर बार एक ट्री ही होगा जरूरी? ग्रास है तो नंबर ज्यादा होगा, फाइटोप्लैंक्टन तो और ज्यादा होगा, फॉरेस्ट है तो ट्री का भी नंबर ज्यादा होगा, ट्री इकोसिस्टम है तो एक भी होगा। T1 है यूनिट एरिया के प्रोड्यूसर। सन से आने वाली टोटल लाइट हमारी अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाती, 1/4 बीच में अब्सॉर्ब हो जाता है, 1/4 बीच में रिफ्लेक्ट हो जाता है, अराउंड हाफ हमारी अर्थ सरफेस पे आता है, और जो हाफ अर्थ सरफेस पे आता है ISR कहलाता है। 1/4 बीच में एब्सॉर्ब, 1/4 बीच में अराउंड हाफ आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? क्या होता है रे ISR? इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। गजब। इस ISR का यूज करके प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया। अरे जितना टोटल टोटल बना लिया यूनिट टाइम में, वो यहां का ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। बेटा खर्चा एक भी नहीं किया है अभी हम, पहले आने दो, करेंगे अभी खर्च। करेंगे बेटा, लेकिन टोटल टोटल जो है उसको क्या कहा है? जीपी। अरे यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल फोटोसिंथेसिस है जीपीपी। यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल एनर्जी फिक्सेशन है जीपीपी। यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल ऑर्गेनिक फूड फॉर्मेशन है जीपीपी। कोई दिक्कत? अब जो टोटल आया है यहां से यहां तक, पहले से उपलब्ध बायोमास है हमारे पास, नया नहीं बना बेटा अभी,
ऑलरेडी है, ये भी अपने आप को मेंटेन करने का खर्चा करेगा, और इसने जो अपने आप को मेंटेन करने का खर्चा किया उसे रेस्पिरेटरी लॉस के नाम से पुकारा जाता है। और आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस जो हमारे पास बच रहा है उसे एनपीपी के नाम से पुकारते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या मैं ऐसा कह दूं कि एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर, जीपीपी इक्वल्स टू एनपीपी प्लस आर? अब जोर लगेगा। तैयार है बेटा? मान लीजिए जीपीपी हमारे पास 100 है, प्रोड्यूसर अपनी टोटल एनर्जी का 20% रेस्पिरेशन में लगा देते हैं। अभी कुछ और मत सोचना, जो मैं कह रहा हूं उसी पर ध्यान दीजिए। बाकी पहले से क्या आता है नहीं आता है वो बाद में सोचना, अभी जो कहा जा रहा है उस पर फोकस करेंगे। मान लीजिए जीपीपी 100 है और प्रोड्यूसर लेवल पर टोटल एनर्जी का 20% रेस्पिरेशन में जाता है, ये पहले भी कहा है जब एनर्जी फ्लो पड़ा था। इसका मतलब एनपीपी 80 है, 80 है। लेकिन मुझे बताओ रे बेटा, नया बायोमास जीपीपी से बनता है कि एनपीपी से? एनपीपी से, क्योंकि अब जीपीपी उपलब्ध नहीं है। तो यहां पर ये रेट ऑफ न्यू बायोमास फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर ऐसा है तो उस केस में जब बायोमास बनेगा तो क्या मेटाबॉलिक लॉस होगा कि नहीं होगा? मेटाबॉलिक लॉस करने के बाद जब रेडी बायोमास होगा, तैयार बायोमास होगा, वो 10 होगा, क्योंकि 70 मेटाबॉलिक लॉस भी होगा। ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा यार? पहले तो याद दिला दूं, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आई हुई टोटल एनर्जी का 10% ही नया बायोमास। याद है बेटा? चलिए दोबारा करते हैं। टोटल कितना? रेस्पिरेटरी लॉस कितना? 20। एनपीपी कितना? 80। लेकिन जब नया बायोमास बनेगा, किससे बनेगा? तो मेटाबॉलिक लॉस होगा कि नहीं होगा? वो कितना? तैयार बायोमास कितना? ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? इसका मतलब ये आर आपके एनसीईआरटी आपके मॉड्यूल के हिसाब से ये आर सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं, मेटाबॉलिक लॉस भी है। अगर मैं डायरेक्ट 90 वहां लॉस करवा देता तो कंफ्यूजन आ जाता। इसलिए मैं सिक्वेंशियल आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हो रही है। टोटल 100 में से रेस्पिरेटरी लॉस के बाद जो बचा हुआ एनपीपी है, लेकिन अब नया बायोमास जब बन रहा है तब मेटाबॉलिक लॉस हो रहे हैं। वो 70 के बराबर है और 10 तैयार है। 10 तो वो है जो आगे वाले के लिए उपलब्ध है कि आखा पहुंचा कि नहीं? तो बुला लूं मैं टी2 को? टी2 क्या खाएगा, जीपीपी की एनपीपी? टी2 के लिए एनपीपी कितना उपलब्ध है? 10, 10। क्या टी2 के खाने की रेंज 0 से 10 है? कुछ ना खाए तो? मैक्सिमम खाए तो? क्या हमेशा वो 10 खाता है? प्रैक्टिकली तो 5, 6, 7, 8 ऐसे खाता है ना। उस दिन थ्योरी का मामला था तो 10 खिलवा दिया था। आज टी2 को मैं 7 खिलवा दूं क्या? हाँ टी2 आज, आज आओ टी2। यार ये तो बालक तो बहुत अच्छे से बुलाता है, आओ आओ। बहुत बढ़िया।
आज टीटू ने 7 किलो कैलोरी खाया है। देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। जितना टोटल पहली बार टीटू के पास गया वो टीटू का जीएसपी है। ग्रोस सेकेंडरी क्यों कहा? कंज्यूमर लेवल पे। टीटू तुम भी खर्चा करोगे? करो करो, करो। तो टीटू ने भी खर्चा किया, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक लॉस किया, और इसके बाद जो टीटू के पास बचा वो टीटू का एनएसपी है। नेट 10 में से 7 टीटू ले गया। 10 में से 7, क्या 3 वहां बचा है? जो वहां बचा है टीटू के ले जाने के बाद वो वहां का एनसीपी है। नहीं पहुंचा। टीटू के ले जाने के बाद 7, 10 में से कितना ले गया टीटू? कितना बचा? वो यहाँ का क्या है? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी है बेटा। बोर्ड पे इधर शब्दों में कम्युनिटी आ रहा है, स्टोरेज प्रोड्यूसर लेवल का बोला जा रहा है। आराम से, आराम से, ठंड रखो। सारे खर्चे करने के बाद, अरे इधर देखो रे, पहले सारे खर्चे करने के बाद, सबको खिलाने के बाद, अब जो बच गया वो एनसीपी है। पहुंचा कि नहीं? सारे खर्चे सबको खिलाने के बाद अब जो बचा है वो एनसीपी है। एनसीपी की 2 डेफिनेशन आ रही है। पहला, अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड एट प्रोड्यूसर लेवल आफ्टर हेट्रोट्रॉफिक कंजप्शन। दूसरा, amount of stored food at producer level that is not used by heterotroph। जितना खाना था उतना खा गया, जो नहीं खाया वही तो एनसीपी है यार। अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, यूनिट टाइम यूनिट एरिया में जितना टोटल आ जाता है क्या कहलाता है? आफ्टर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक लॉस, पहली बार जो कंज्यूमर के पास पहुंचा, आफ्टर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक लॉस, कंज्यूमर के खाने के बाद जो बचा बेटा, क्या है? एनसीपी इक्वल्स टू एनपीपी माइनस एचआर। एचआर का मतलब हेट्रोट्रॉफ। आप चाहें तो जीएसपी भी लिख सकते हो, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इधर देखना बोर्ड पे। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा प्रोड्यूसर है जिसके पास 2 ही पत्तियां हैं, 2 ही है। इसने यूनिट टाइम का जितना टोटल फोटोसिंथेसिस किया उसे क्या क्या कहते हैं? जीपी। उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस के बाद क्या बचा? नया बायोमास किससे बनेगा? 2 नई पत्तियां और बन गई। दोनों नई पत्तियों के ऊपर मैंने एनपीपी लिख दिया है। दोनों नई पत्तियों के ऊपर मैंने एनपीपी लिख दिया है। एक हर्बीवोर आया, एक पत्ती खा के चला गया। जो बचा हुआ एनपीपी है अब क्या कहलाएगा? मैंने आपको समझाया है, एनसीपी कहीं से आता नहीं है। बचा हुआ एनपीपी एनसीपी कहलाता है। एक दिन की बात है, आपने एक ट्री को देखा, देख लिया बेटा, और देखकर उसके बायोमास का अंदाजा लगाया। आज की तारीख में उसका बायोमास आपने नोट कर लिया कि उसका कितना बायोमास है। जो भी रहा,
अब ठीक 1 साल तक मत देखना, बीच में अभी बहुत काम है, आपका मेडिकल एग्जाम है, कॉलेज में एडमिशन है, बहुत सारी चीजें हैं। 1 साल बाद आप मेडिकल कॉलेज से सीधा वहां पहुंचे, ओहो ये तो बड़ा हो गया। ये ट्री पे ट्री नहीं है, ये तो वही ट्री बड़ा। ये उस साल का बायोमास है जिस साल आपने उसे नहीं देखा। ये ठंडा, ये उस साल का बायोमास है जिस साल आपने उसे, तो बताओ रही, ये जीपीपी है, एनपीपी है कि एनसीपी है? क्या है, क्या है? गजब हो गया, कुछ कर गुजरोगे बेटा, क्योंकि आपने जिस साल उसे नहीं देखा, आपके पीछे से पता नहीं कितने तो खर्चे हुए और पता नहीं किस किसने आके खाया। तो ट्री यार ट्री को खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे और हा? अरे अब तो आपके सामने वो है जो बचा खुचा है। अगर बात पहुंच पा रही है बेटा, जो बचा खुचा है वो एनसीपी कहलाता है। हाँ, अब मुझे एक बात का आंसर करो, प्लांट अपनी ग्रोथ, बेटा संभालो अपने आप को, प्लांट अपनी ग्रोथ जीपीपी से करता है, एनपीपी से करता है कि एनसीपी से करता है? एनपीपी। ग्रोथ किससे की है यार? बायोमास तो उसी से बनाया है बेटा, जो बचा खुचा होता है उसको एनसीपी कहते हैं। हाँ, आपको जो दिख रही है ना ग्रोथ, वो एनसीपी की फॉर्म में दिख रही है, लेकिन की किससे थी, ये ध्यान रखना बेटा। चलो एक बात और बताएं, यहां से यहां तक 1 साल हो जाता है, ये साल का पहला दिन है बेटा। बिल्कुल बेटा, हैप्पी न्यू ईयर, साल का पहला दिन। और इसके बीच ये साल का आखिरी दिन है, और ये रहे यहां पर 363 डेज। ठीक है बेटा, पहला और दोनों मिला के जितने भी डेटा आपके सामने लिखे गए हैं, जीपीपी, एनपीपी, एनसीपी, जीएस, जो भी लिखा है, साल का आखिरी दिन का डेटा है। नहीं पहुंचा आपके सामने जीपीपी 1 दिन का है कि पूरे साल का? कब पता लगेगा? आखिरी दिन में। रेस्पिरेटरी लॉस 1 दिन का है कि पूरे साल का? कब पता लगेगा? आखिरी दिन में। ये जितना इसने खाया वो 1 दिन का है कि साल का? कब पता लगेगा? आखिरी दिन में। पूरे साल का एवरेज आपके सामने है बेटा, जो साल भर में हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे। और प्रैक्टिकल और थ्योरी में मामला फर्क है, याद रखना। जब तक पूरा फोटोसिंथेसिस ना हो जाए तब तक रेस्पिरेटरी लॉस मत करवाना। क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? लेकिन अगर आपने थ्योरी में करवा दिया तो समझ ही नहीं पाएंगे। थ्योरी में तो यही कहना पड़ेगा कि पेड़ सांस रोक के बैठ, अभी खाना बन रहा है। जब पूरा बन जाए ना तो एक साथ रेस्पिरेटरी लॉस हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसे अपनी बातें सार्वजनिक नहीं बताते बेटा। अरे जब तक पूरा नहीं बन जाए, खर्चे के बाद नया बायोमास नहीं बन जाए, तब तक आप टीटू को पास भी मत बुलाना। क्या प्रैक्टिकल ऐसा होता है क्या?
लेकिन थ्योरी में तो यही करना है कि रुक जा, खाना बन रहा है अभी, उसमें से खर्चा होगा, नया बायोमास बनेगा, फिर आ। अब तो ये प्रैक्टिकल और थ्योरी में डिफरेंस है, और आपके सामने थ्योरी तो उसके हिसाब से चल रहा है। चुप है। हो गया, हटा दें क्या? ले लो भाई, ले लो। अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड एट प्रोड्यूसर लेवल, एनसीपी की डेफिनेशन बोली जा रही है। एनसीपी, अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड एट प्रोड्यूसर लेवल, amount of stored food at producer level after heterotrophic consumption. After heterotrophic consumption. ठीक, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, amount of stored food at producer level that is not used by heterotroph. अब हटाया जा रहा है भाई बोर्ड से। क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी आएगा आगे, चिंता मत कर। बोले बेटा, हेट्रोट्रॉफ के पास जितना टोटल पहुंचता है कंज्यूमर के पास, वो जीएसपी है, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी इसलिए कहा क्योंकि कंज्यूमर लेवल पे है। अब अगर हम टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं, तो टेरेस्ट्रियल एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होगी। एक्वेटिक एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कोरल रीफ की होगी। कोरल रीफ रॉक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। मैं बातें आगे करूं उसके पहले एक चीज सुन लो। ये जो भी मैं आपसे कहता हूं ना, यहाँ की प्रोडक्टिविटी ज्यादा, यहाँ की प्रोडक्टिविटी कम, ये सब आपके सामने एनपीपी के डेटा है। एनपीपी है बेटा। क्या आपको जीपीपी दिख जाता है क्या? दिखता तो एनपीपी है जो बायोमास बनता है। समझ रहे हैं आप? अरे तो वो तो खाने के बाद जो बचता है वो एनसीपी होता है। पहली बार अगर मैं किसी को खिलाऊं नहीं तो एनपीपी दिखेगा। नहीं पहुंचा? हाँ,
नहीं, वो तो हमने 10% लोग के हिसाब से देख लेते हैं कि इसने एवरेज इतना खाया होगा और ये बचा हुआ है हमारे पास। 10% लो अप्लाई करके अपना आइडिया लगा लेते हैं कि इतना बचा होगा इसके पास एनपीपी। तो जितने भी डेटा आपके सामने आते हैं वो एनपीपी के आते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के आते हैं। आप ये दिमाग लगाएं। दोनों में कंपेयर करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज्यादा होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लगभग बराबर आप चाहें तो एश्यूरीज को रख सकते हो। एश्यूरीज इकोटॉन है, इसके लगभग बराबर आप चाहो तो मैंग्रोव्स को रख सकते हो। इकोटॉन है वेटलैंड्स। तीनों में वेटेज देना पड़े तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही देना। इसके बाद यहां पर प्रोडक्टिविटी की सीक्वेंस बनाए तो रेन फॉरेस्ट के बाद डेसिडुअस फॉरेस्ट आते हैं, उसके बाद में कॉनिफेरस फॉरेस्ट आते हैं, उसके बाद में टुंड्रा और डेजर्ट आते हैं। टुंड्रा डेजर्ट लीस्ट प्रोडक्टिव एरिया है टेरेस्ट्रियल एरिया का। एक्वेटिक में अगर हम चलते हैं तो कोरल रीफ के बाद में लेक है, उसके बाद में रिवर है, और फिर डीप लेक या डीप ओशन है। जहां लाइट ही नहीं है वहां की प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। लेक और रिवर में रिवर बड़ी होती है लेक से, फिर भी प्रोडक्टिविटी कम है क्योंकि बहता हुआ पानी प्रोड्यूसर ग्रो नहीं कर पाता। एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल से कम होती है। इसके 3 कारण मैंने पहले आपको बताए थे। मैंने आपसे कहा था कि एक्वेटिक एरिया में बायोमास कम, क्लोरोफिल कंटेंट कम, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कम। आज 3 कारण और बताऊंगा। लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। यहां पर लैक फॉस्फोरस डेफिशिएंसी बताती है क्योंकि लैक डीप होती है, फॉस्फोरस डेंस होता है। डीप और डेंस बात समझ में आ रही है? लेक डीप होती है, फॉस्फोरस डेंस होता है, नीचे रहता है। ये बात समझ आ रही है? डेंस रहेगा तो नीचे रहेगा, ऊपर फाइटोप्लैंक्टन तक नहीं पहुंच पाता, ऊपर नहीं पहुंच पाता। ये बनाया मैंने इसे। नहीं मानो तो फास्फोरस बढ़ा के देखो झील में, ब्लूम आ जाएंगे। यूट्रोफिकेशन में यही पढ़ेंगे आप। ओशियन नाइट्रोजन डेफिशिएंट हुआ करते हैं। कोई बालक क्यों नहीं होते? सॉल्ट कंसंट्रेशन नहीं झेल पाते। क्रॉपलैंड्स में 2 क्रॉप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव मानी जाती है, शुगर केन और राइस। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव क्रॉप है शुगर केन और राइस। दोनों में से कौन ज्यादा है? शुगर केन। क्यों? C4 प्लांट है और ये C3 प्लांट। याद करो उस दिन को जब मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे सक्सेशन में आगे जाते हैं
एनसीपी कम होती है। ये पॉइंट हमने छुड़वा दिया था आपसे, फोर्थ पॉइंट सक्सेशन का छोड़ देना, ऐसा कहा था मैंने आपसे। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। आज आप एनसीपी समझ चुके हो, तो आज आप बता सकते हो कि एनसीपी में कमी क्यों आती है। समझते हैं बेटा, याद तो आ गई ना क्या है। एक टाइम के बाद, दो तरह से समझेंगे, एक टाइम के बाद जिस एरिया में सक्सेशन चल रहा है, जब वहां प्लांट्स पूरी तरह से भर जाते हैं, क्या होते हैं, भर जाते हैं। जब प्लांट्स पूरी तरह से भर जाते हैं तो प्लांट का नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन एनिमल तो बढ़ेगा रे यार। उस दिन भी कहा था मैंने आपसे, प्लांट कांस्टेंट हो रहा है लेकिन एनिमल बढ़ रहा है। वो बायोमास बढ़ रहा है जो खाने वाला है, और जब खाने वाले बढ़ जाएंगे तो बचत में कमी आ जाएगी, और बचत में कमी एनसीपी का कम होना कहलाती है। देखते हैं कितने बच्चे लिंक बना पाते हैं। पी बाई बी लो हो रहा है। पी बोले तो फोटोसिंथेसिस, बी बोले तो वो बायोमास ज्यादा बढ़ गया जो नॉन फोटोसिंथेटिक, एनसीपी कम हो रहा है। ठीक, एक तरीका और है, वैसे भी समझ लेते हैं। यहां मैं सेरल लिखूंगा, यहां मैं क्लाइमैक्स लिखूंगा। सेरल से क्लाइमैक्स में जाएंगे। पहले दोनों का जीपीपी लिखेंगे, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी जीपीपी लिखेंगे। माइनस, ये माइनस है बेटा, माइनस जीपीपी में से आर गया तो क्या बचा, एच आर भी गया तो क्या बचा। पक्की बात है। चलो, मैंने कहा कि यहां का जीपीपी 100 किलो कैलोरी है, तो यहां उतना ही होगा कि ज्यादा, ज्यादा यार, क्योंकि अब ट्री आ गए, मैंने यहां डबल कर दिया 200 किलो कैलोरी। आर और एच आर का लॉस यहां पर मान लीजिए 50 किलो कैलोरी हो रहा है, तो यहां डबल ही करूं कि डबल से ज्यादा, डबल से ज्यादा, क्योंकि एक टाइम के बाद एनिमल बढ़ते हैं। ज्यादा नहीं, 110 ही कर दो। बताओ रे, यहां पर एनसीपी कितना है, यहां कितना है, एनसीपी बढ़ रहा है, एनसीपी बढ़ रहा है लेकिन कम हो रहा है। कैसे, टोटल कितना, 100 में से कितना बचा, कितना परसेंट, 200 में से कितना बचा, कितना परसेंट, एनसीपी कम हो रहा है। नहीं समझे क्या, अमाउंट तो किसी भी हालत में कम नहीं हो सकता, क्योंकि पहले घास थी, मॉस थी, अब तो ट्री है रे यार। क्या अमाउंट कम हो जाएगा, कहो। अमाउंट कम नहीं, परसेंटेज कम हुआ है। कमाते पहले भी थे, कमाते अब भी हैं, अब तो पहले से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन खर्च करने वाले पहले से ज्यादा बढ़ गए। बचत में कमी आ रही है, बचता पहले से ज्यादा है, लेकिन टोटल का परसेंटेज कम हो गया है। एनसीपी कम हो रही है। अमाउंट तो किसी भी हालत में कम नहीं हो सकता, परसेंटेज कम होती है। जहां नदियां समुद्र से मिलती है, ऐश्वरी बताया था मैंने यार, इकोटोन, कोरल रीफ में डाइवर्सिटी ज्यादा क्यों होती है, बताया नहीं बताया मैंने पहले, बताया था, भूल गए। जब कोरल नीचे डिपॉजिट होते हैं तो चट्टाने बनती है, ओवर अ लॉन्ग 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 टाइम ये हाइट और साइज में बढ़ते चले जाते हैं। अब इतने ऊपर आ गए कि लाइट आराम से पहुंच पाती है। लाइट लिमिटिंग फैक्टर था, अब नहीं रहा।
कोरल रीफ में। और अगर ऐसा है तो तरह तरह के प्रोड्यूसर उगते हैं। पीपी उगेगा तो पीसी आएगा, एससी आएगा, टीसी आएगा, डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे बेटा? मैंग्रोव इकोटोन एरिया है, वेटलैंड। हटा दो, कुछ मीडिया कवरेज तो नहीं है अभी हो चुका? डायरेक्ट याद रखना है कि हमारे बायोस्फीयर में टोटल प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन टन होती है। ओशियन का एरिया ज्यादा है, लेकिन आउट ऑफ 170, आउट ऑफ टोटल ओनली 55 बिलियन टन। एनसीईआरटी डेटा है बेटा। रिमेनिंग 115 दूसरे एरिया में है। ठीक, आप में से कोई बालक जल्दी बताओ, 170 का 55 कितना परसेंट? अगर कभी लिखा आ जाता है कि ओशन की प्रोडक्टिविटी टोटल बायोस्फीयर की 32% है, कोई गलत नहीं। ये डेटा कौन सा वाला है, जीपीपी की एनपीपी? एनपीपी। दो छोटी छोटी सी टर्म लिख लीजिए। पहला आता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, या कह दीजिए ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पर कितना परसेंट एनर्जी गया, उसी को इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहा जाता है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पर कितना परसेंट, वही है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। आप ऐसे कह दो, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी T2/T1 मल्टीप्लाई 100, या ऐसे कह दीजिए इकोलॉजिकल एफिशिएंसी GSP/GPP मल्टीप्लाई 100। समझे कि नहीं बताओ बेटा? T2 पे कितना पहुंचा टोटल, GSP, T1 का टोटल GPP। ये परसेंटेज थ्योरी में तो 10 ही रहता है, 10% जाता है, लेकिन आज तो 7 है। आज हमने 7 खिलवाया ना उसको, तो आज तो 7% गया है। 100 टोटल था जीपीपी, 7 उस तक गया, तो 7 ही तो 1 है बेटा आज। दूसरी टर्म लिख लीजिए, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी मतलब टोटल आई हुई लाइट आईएसआर होती है और टोटल किया गया फोटोसिंथेसिस जीपीपी होता है। आईएसआर में से जीपीपी कितना कन्वर्जन है, वो एफिशिएंसी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कहलाती है। आईएसआर का जीपीपी कितना कन्वर्जन है, वो है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। जैसे मान लो आईएसआर 4000 किलो कैलोरी है, जीपीपी 100 किलो कैलोरी है, तो यहां फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी
100/4000 मल्टीप्लाई 100, जाओ चले जाओ, जाओ चले जाओ, जाओ चले जाओ, 10/4, 2.5%। तो इस तरह से आज प्रोडक्टिविटी भी हमारे बीच। अब तक इकोसिस्टम के दो फंक्शन हो चुके हैं, एनर्जी फ्लो और प्रोडक्टिविटी। ये मोबाइल के फोटो को देखते भी हो बेटा आप घर पे? कैसे तसल्ली के लिए कि हाँ है मेरे पास, तसल्ली हो जाती है कि कुछ मिस नहीं हो रहा है मेरे पास अभी। क्योंकि मोबाइल में इस तरह से देखना तो मुझे नहीं समझ में आता, भारी पड़ता होगा, जूम कर करके देखना पड़ता होगा। अच्छा ऑलरेडी है आपके पास? और बहुत बढ़िया, मार्केट में है? ओहो, है? अरे बेटा यार, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इधर स्टेशनरी वाले रखते होंगे? अरे नहीं बेटा यार, कुछ भी नहीं मिलता मेरे को। ऐसे भी लेना होता है क्या ये रॉयल्टी? अच्छा, हाँ यार, तो यार इस पे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी फिर तो यार। हाँ। कितना परसेंट रहता है बेटा ये? अच्छा 50 का मामला है क्या ये? अच्छा अच्छा अच्छा। 25% चल रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए एबायोटिक फैक्टर शुरू करते हैं। और उसमें सबसे पहले लाइट। लाइट पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइट। लाइट सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी को फर्क डालती है, ये पहले भी मैंने आपसे कहा। अब देखना आराम से। वैसे तो हमारी अर्थ पे एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है लाइट, सन से जो आ रही है। मैंने ओनली नहीं कहा है, अल्टीमेट ओनली सोर्स नहीं, क्योंकि हमारी अर्थ पे कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां लाइट नहीं पहुंच पाती, जैसे डीप ओशन एरिया। तो फिर वहां एनर्जी के कुछ और सोर्स डेवलप होते हैं। आओ नीचे चले। अब लाइट आना बंद हो गई, लेकिन अब जब आप गहराई में जा रहे हो तो ये क्या हुआ? पानी में गर्मी बढ़ रही है, पानी गर्म हो रहा है। आखिर ये गर्मी क्यों बढ़ रही है? अरे अर्थ की हीट निकल के बाहर आ रही है। जब वॉल्केनिक लावा आता है तो बल्क बाहर आ जाता है, स्लोली बाहर आ रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नीचे की तरफ गर्म पानी के फव्वारे चला दिए, वेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। और इस तरह के वेंट्स हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहलाते हैं।
बेटा इनको जियोथर्मल वेंट के नाम से भी पुकारा जाता है, और जियोथर्मल कहने से तो बात ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि ये जियो का ही थर्मल है। अर्थ की ही हीट है, और यहां टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, भयंकर टेम्परेचर। इतना भयंकर टेम्परेचर टॉलरेट करना हर किसी के बस की बात, लेकिन वो झेल लेता है। आर्की बैक्टीरिया ऐसा क्या है रे उसके पास जो झेल लेता है? कॉम्प्लेक्स सेल वॉल। कॉम्प्लेक्स बिल्कुल प्रोटेक्शन ही है, और क्या है ये? कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन झेल पाता है। यही हीट एनर्जी उसकी एनर्जी का सोर्स है। H2S को तोड़ता है इस एनर्जी से, कीमोसिंथेटिक के नाम से पुकारा जाता है। H2S ब्रेक की जाती है और एनर्जी मिल रही है, क्योंकि इस हीट एनर्जी पर ही उसके एंजाइम एक्टिव होते हैं, सराउंडिंग केमिकल को तोड़ते हैं। एटीपी इलेक्ट्रॉन निकलता है, ईटीएस में चलता है और एटीपी बनता है। मैं रिपीट करूंगा, फिर सुने। इस एनर्जी से उसके एंजाइम एक्टिव सराउंडिंग केमिकल को तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ईटीएस में चलेगा, एटीपी बनेगा। यही हीट एनर्जी उसके एनर्जी का सोर्स बन रही है, क्योंकि ये उसके एंजाइम को एक्टिव करने के लिए रिक्वायर्ड है। केमिकल्स का ब्रेकडाउन इसी एनर्जी से हो रहा है। और अगर ऐसा है तो बताओ, क्या लाइट हमारी अर्थ पे एनर्जी का ओनली सोर्स है? और क्या है? हाइड्रोथर्मल वेंट। और ऐसा भी नहीं है कि हाइड्रोथर्मल वेंट डीप ओशन में ही होते हो, ये तो हिमालय रीजन में भी है। आपने कुल्लू के पास मणिकरण साहिब ऐसा कुछ एक जगह का नाम सुना हो, सिख रिलीजन में तो फेमस है। वहां एक गुरुद्वारा है, जिसकी बैक साइड पे आप जाते हैं तो वहां भयंकर गर्म पानी है, उबल रहा है पानी। पास में रिवर जिसका पानी बहुत ठंडा, और उसमें तो उबलता हुआ पानी आ रहा है, नीचे से गर्म पानी निकल रहा है। आसपास का फर्श इतना गर्म है कि आप नंगे पैर चल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कुछ लकड़ी के वो बिछा रखे हैं, उस पर चलना पड़ता है। और बिल्कुल सही बात, जो गुरुद्वारे में लंगर बनता है उसके राइस को तो मटकियों में भर के उसी में रख देते हैं, वही उबल जाता है, वही पक जाता है, इतना गर्म पानी है। और ऐसी जगह पे आर्की बैक्टीरिया वहां भी रह रहा है। तो आर्की बैक्टीरिया का होना, हाइड्रोथर्मल वेंट्स का इस तरह से होना सिर्फ डीप ओशन में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये हिमालय रीजन में भी आपको मिलते हैं। बेटा अगर एल्गीज की सीक्वेंस आपसे पूछी जाए कि कौन सी एल्गी कहां है, तो सरफेस पे मोस्टली मिलने वाली ग्रीन एल्गी होती है, फिर उसके बाद में ब्राउन एल्गी होती है, और सबसे नीचे की तरफ रेड एल्गी रहती है। रेड एल्गी डीप सी में रहती है। कोई बालक बताएगा मुझे क्यों? गॉडिकोज इफेक्ट है, जो डाइवर्सिटी में सर आपसे बात करेंगे। बेटा बताइए, कौन सी लाइट से फोटोसिंथेसिस, कौन सी कलर की लाइट से फोटोसिंथेसिस करती है रेड एल्गी? ब्लू लाइट से। इसकी एनर्जी का सोर्स ब्लू लाइट है, क्योंकि ब्लू का लैम्डा कम, एनर्जी ज्यादा, पेनिट्रेशन ज्यादा, इससे ये फोटोसिंथेसिस कर। ये रही हमारी अर्थ, ये रहा हमारा एटमॉस्फेयर। मैंने एटमॉस्फेयर लिखा तो आप समझ जाओ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर,
थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर सब आ गया। सन से जब लाइट आती है तो बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर हर एक लाइट एनर्जी रेडिएशन के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसे सोलर कांस्टेंट के नाम से पुकारते हैं। मैं रिपीट करूंगा, फिर सुने। बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर ईच सन रे कैरी अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या कहलाता है, जिसकी वैल्यू 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट है। ये तो आज मैंने बायोलॉजी के हिसाब से बता दिया है। हीट में, फिजिक्स में सर जब आपको पढ़ाएंगे तो डिटेल से वहां बात करेंगे। आज इतना कह दो कि यूनिट टाइम यूनिट एरिया में जितनी एनर्जी वो सोलर कांस्टेंट है। जब ये हमारी अर्थ सरफेस पे टकराती है तो यहां से रिफ्लेक्ट भी होती है। सरफेस ने कितना रिफ्लेक्ट कर दिया, वो सरफेस का एल्बिडो वैल्यू कहलाता है। किसे कहते हैं एल्बिडो? एबिलिटी ऑफ सरफेस टू रिफ्लेक्ट द रेडिएशन। एबिलिटी ऑफ सरफेस टू रिफ्लेक्ट द रेडिएशन, कितना रिफ्लेक्ट कर दिया वो एल्बिडो है। ब्लैक बॉडी का एल्बिडो 0, सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। हमारी अर्थ सरफेस पे सबसे ज्यादा एल्बिडो स्नो 80%, डेजर्ट 20 से 30%, फॉरेस्ट आराम से 5 से 10%। फॉरेस्ट का एल्बिडो कम क्यों है? ट्रीज ने एब्जॉर्ब कर लिया इसलिए कम है। हम एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं बेटा, हाई एल्बिडो लो टेम्परेचर। हाई एल्बिडो लो टेम्परेचर जनरल कह सकते हैं, लेकिन मेरे शब्दों पे ध्यान दे लो बेटा, एक मिनट इधर। ये वही कहना जिस सरफेस पे प्लांट ना हो, लाइट को सरफेस तक जाने देना, तभी तो उस सरफेस की एल्बिडो समझ में आएगी। ऐसा मैंने इसलिए कहा, हल्का दिमाग लगाओ, इन दोनों पर कंपेयर करो, ये बात अप्लाई है। स्नो हटा दो, स्नो हटा दो, इन दोनों पे अप्लाई नहीं है। हाई एल्बिडो लो टेम्परेचर, क्या ऐसा हो रहा है यहां पर? नहीं, क्योंकि यहां तो फॉरेस्ट ट्रीज ने कवर करके एल्बिडो कम किया है। और आजकल तो ये ट्रेंड भी चल गया है कि हम छतों पे अब व्हाइट कलर करवाने लग गए हैं, व्हाइट टाइल्स लगवाने लग गए हैं, ताकि वहां रिफ्लेक्शन ज्यादा हो तो अंदर टेम्परेचर कम रहे। तो वो एल्बिडो व्हाइट पे ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, तो लो टेम्परेचर होगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ठीक। इसी की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।